हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 3 स्टार्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका डायरेक्टली सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर के साथ रिलेट करता है। ठीक है, जिसमें हमने ये वर्ड बार बार सुना हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं। 5 स्टूडेंट्स इंग्लिश का पेपर भी दे रहे हैं, ये मैथ का पेपर भी दे रहा है और ये लॉ का पेपर भी दे रहा है। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं, वो मैथ का पेपर दे रहा है और लॉ का पेपर दे रहा है। थर्ड की बात करते हैं, मान लो वो इंग्लिश का पेपर दे रहा है, लॉ का पेपर दे रहा है। फोर्थ की बात करते हैं, वो मैथ का पेपर दे रहा है और इंग्लिश का पेपर दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि मैं ये लिखना चाहूं कि इंग्लिश का पेपर कितने बच्चे दे रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? मैम रोल नंबर 1 दे रहा है, रोल नंबर 3 दे रहा है, रोल नंबर 4 दे रहा है। टोटल 3 बच्चे इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं। मैथ के पेपर की बात करें तो मैम रोल नंबर 1 दे रहा है, सेकंड दे रहा है, 4 दे रहा है, तो ये भी 3 बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, लॉ की बात करें तो मैम लॉ भी 3 बच्चे पेपर दे रहे हैं। ये जो हमने कहा कि इंग्लिश का पेपर कितने लोग दे रहे हैं, हाउ मैनी, कितनी बार वो चीज रिपीट हुई है आपके डाटा में, जब हम उसे बार बार लिखने की बजाय, कि जैसे हम करते ना कि बार बार क्या लिखते रहे, किसके सामने बार बार लिख रहे हैं हम, इसके सामने भी इंग्लिश लिख दिया, इसके सामने भी इंग्लिश लिख दिया, बेटर है काउंट करके बता दो इंग्लिश कितने बच्चों ने पेपर देना है, मैथ कितने बच्चों ने पेपर देना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? एक तरह का काउंटिंग है जो ये बताता है कि डाटा आपकी एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट किया गया। ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आपके पूरे डाटा में कितनी बार रिपीट की गई है। ठीक है, और ये वेरिएबल पे भी अप्लाई होता है, एट्रीब्यूट पे भी अप्लाई होता है। जैसे अगर हम कहें कि वो इंटेलिजेंट है, तो कितने लोग इंटेलिजेंट है, वो एट्रीब्यूट है ना। वेरिएबल का मतलब कि वो उन्होंने कितने मार्क्स आए, तो इतने मार्क्स कितने बच्चों के आए। जैसे मान लो 20 मार्क्स हम देखना चाहते कितने बच्चों के आए, उसकी काउंटिंग निकल के आई 4 बच्चों के आए, तो ये हो गया एक तरह का क्वांटिटेटिव डाटा। तो वेरिएबल डाटा और एट्रीब्यूट दोनों पे फ्रीक्वेंसी यूज होता है, और फ्रीक्वेंसी हमेशा एक तरह का टेबुलर फॉर्म में आता है। बच्चे हमने सेंटर टेंडेंसी में किया था, एक तो इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, और एक की थी कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है? कोई सिंपल डाटा दिया, जैसे मान लो 2 3 4, ये 3 नंबर्स दिए मुझे, तो हम उसे कहते थे ये इंडिविजुअल डाटा है। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब मान लो इन 2 3 4 की फ्रीक्वेंसी दी है हमें। ठीक है, इस एक्स की फ्रीक्वेंसी मान लो दी है 1 2 3, तो हम कह देते थे ये डिस्क्रीट वाला डाटा है, कि ये बताया गया 2 एक बार रिपीट हुआ, 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 4 3 टाइम्स रिपीट हुआ। कंटिन्यूअस में क्या होता था? कंटिन्यूअस में हम कहते थे कि मैम 10 से लेके 20 तक कितने मार्क्स आए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आगे लिख दी कि 3 बच्चों के मार्क्स 10 से लेके 20 के बीच में लाया करते हैं। 20 से लेके 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में लाई करते हैं। तो ये 3 तरह का डेटा सीखा था। अब अगर फ्रीक्वेंसी इस फॉर्म में दी गई है, तो उसे बोलते हैं बच्चे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इस फॉर्म में दी गई है कि एक्स और साथ में फ्रीक्वेंसी, तो उसे बोला जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिंपल फ्रीक्वेंसी। एक होती है सिंपल फ्रीक्वेंसी, एक होती है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी या फिर अनग्रुप्ड बोल दो, वो जो एक्स और एफ की वैल्यू सिंपल दी हुई है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब कंटिन्यूअस सीरीज वाला डाटा, कंटिन्यूअस सीरीज वाला डाटा है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब इसकी कैलकुलेशन काफी आपके इवन चैप्टर नंबर 13 आप इंस्टीट्यूट की बुक से देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम प्योरली एग्जाम बेस ये क्लास लगा रहे हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ना आपसे पूछा जाता है कि डाटा दिया गया तो उसको फ्रीक्वेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो जो हम ऐसे करके टैली मार्क्स ड्रॉ करके और आगे लिखते थे कि कितनी बार आ गया, मान लो ये 4 टैली मार्क मिले तो फ्रीक्वेंसी लिख दी 4, ऐसा कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, तो उसे छोड़ दो। ठीक है, अभी इसमें से थ्योरी क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज के लिए यूज होता है। पहला उसने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, हाँ ग्रुप्स में डिवाइड करता है, तो क्या आंसर आएगा? डी आंसर आएगा। ठीक है, आगे बच्चे द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज, कंटिन्यूअस सीरीज में कौन सा यूज होता है? ग्रुप वाला। 43 का क्या आएगा? ए आएगा। द अब आगे ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल है, कि जैसे मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया कितनी तरह का होता है, तो ये उसकी एग्जाम्पल है। अगर हम कहें कंपनी ने
शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू करके लोगों की लिस्ट बना ली कि ये 5 मान लो लोग हैं, मिस्टर ए, डी, सी, डी और ई, जिनको हमने शेयर देने हैं। तो जब इन्हें शेयर दिए जाते हैं, तो मान लो मिस्टर ए ने हमसे 5 शेयर खरीदने हैं, तो उसके आगे हमने लिख दिया 5, मिस्टर ए को 5 शेयर्स मिल रहे हैं। मिस्टर बी ने मान लो 10 लेने हैं, मिस्टर सी ने 15 लेने हैं, मिस्टर डी ने 20 लेने हैं और मिस्टर ई ने 25 लेने हैं। तो उनके नंबर ऑफ शेयर आपको ये देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक तरह का एक्स दिया हुआ है और ये एक तरह का एफ दिया हुआ है, तो मतलब इसमें कोई कंटिन्यूअस टाइप डाटा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कहे कि किस चीज की एग्जांपल है, तो हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल है, अनग्रुप्ड वाली फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल है। क्या एक तरह की अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है कि उसमें हमें पता होता है कि मिस्टर ए को कितने देने हैं, मतलब उसमें कोई हमें एक स्टार्टिंग और एंड लिमिट नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, ठीक है, अभी इस पे नहीं जाएंगे ये कंपनी क्या होती है क्या नहीं होती है, सिंपल इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको प्रॉफिट हुआ 100 lakhs का, आपने प्रॉफिट एज अ, मैं मान रही हूं एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिविडेंड के लिए हमने मान लो कि डाटा बनाया। अब हर किसी को एक जैसा डिविडेंड नहीं दे सकते, कई वैसे तो नॉर्मली कंपनियां एक जैसा डिविडेंड इशू करते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चे, मान लो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जिनके पास 0 से लेके 10 तक के शेयर है ना, मतलब 10 तक शेयर है, उनको 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। जिनके शेयर्स 20 से लेके 40 तक शेयर है, ठीक है, उनको मिलेगा 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही मान लो 40 से लेके जिनके पास 60 तक शेयर है, उनको मिलेगा 30 रुपीज के हिसाब से डिविडेंड। तो ये क्या है कि कितना आपके पास नंबर ऑफ शेयर है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो दिस डेटा कैन बी इन कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, ये किसमें आएगा, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल की एग्जांपल होती है। तो ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर डिस्क्रीट की एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, वो कंटिन्यूअस की एग्जांपल है। चलो अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में और टॉपिक्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा रही हूं, वेट, क्लास लिमिट। ठीक है, क्लास लिमिट और साथ में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव वाला कंसेप्ट। आई थिंक ये सबको मतलब सेंटर टेंडेंसी का चैप्टर जिसने किया इस पे क्लैरिटी होती ही है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आपको कंटिन्यूअस सीरीज का डाटा दिया गया है, मैं दो तरह की एग्जांपल्स लिख रही हूँ। एक डाटा मान लो आपको दिया गया है 10 से लेके 20, ठीक है, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का डाटा। दूसरा डाटा मान लो आपको दिया गया है 10 से लेके 19, फिर 20 से लेके 29, 30 से लेके 39। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है। अब अगर हम पहले नंबर ऑफ डाटास को देखें, तो यहां पे लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, एलसीएल बोल दो इसे, लोअर क्लास लिमिट। मतलब जैसे हम इसे लिखते हैं ना 10 से 20, तो ये होती है लोअर वाली, ये होती है अपर वाली। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। ठीक है, जो 10 होता है उसे लोअर बोला जाता है और जो 20 होता है उसे अपर क्लास लिमिट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि क्लास इंटरवल्स होती है ना, सीआई बोलते हैं उसे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में एक होती है लोअर क्लास लिमिट, एक होती है अपर क्लास लिमिट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मान लो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का आंसर दिया है 2, 3, 4, ठीक है, और मान लो ये मार्क्स है स्टैटिस्टिक्स के, तो 10 से 20 के आगे अगर 2 की फ्रीक्वेंसी लिखी है, तो उसका मतलब होता है कि 10 से लेके 20 तक दो बच्चों के मार्क्स आए, मतलब ऐसे दो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में लाई करते हैं। अब वो 15 भी हो सकता है एक बच्चे का मार्क्स, एक बच्चे का मार्क्स 18 भी हो सकता है, पर ये तो श्योर है कि 23 नहीं होगा, क्योंकि अपर लिमिट क्या है 20, 20 से कम कम रहेंगे और 10 से ऊपर रहेंगे, तभी उसे कहते हैं लोअर लिमिट, कि लोअर वाला पॉइंट 10 है, 10 से ऊपर होंगे मार्क्स और 20 से कम होंगे, तो 10 से लेके 20 तक मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक तो डाटा दिया जाता है कि जहां पे यहाँ पे भी अपर लिमिट 20 है और अगली क्लास इंटरवल में भी अपर लिमिट 20 है, तो देयर इज नो गैप, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है बीच में। ऊपर वाली लिमिट 20 पे खत्म हो रही है और नीचे वाली 20 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर मान लो कि 20 आ गया, मैम 20 को कहाँ काउंट करेंगे, तो ये तो हमें पता होता है कि 20 को यहां काउंट करना है, दिस, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट में काउंट करते हैं, नेक्स्ट लोअर क्लास लिमिट में काउंट करते हैं।
ठीक है, उसको हमने क्योंकि ऊपर काउंट नहीं किया इसीलिए इसका नाम होता है बच्चे एक्सक्लूसिव, कि उसे हमने ऊपर से एक्सक्लूड कर दिया, पिछली वाली क्लास इंटरवल से बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमेशा उसे नेक्स्ट वाली में काउंट करते हैं। तो अब याद रहेगा ना इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि उसे ऊपर से एक्सक्लूड करके नीचे काउंट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल में लिखा है कि 20 कहाँ काउंट करोगे, 10 से 20 में काउंट करोगे, नो। 20 से 30 में काउंट करोगे, यस। ऊपर से एक्सक्लूड करके हम उसे नीचे काउंट करेंगे। 30-40 से काउंट करोगे, नो। कहां पे लाई करता है, 20 और 30 के बीच में लाई करता है, तभी इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहा जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये भी हो जाता है कि 20 और 20 ना एक दूसरे के ऊपर, मतलब दो जगह पे काउंट हो रहे हैं, तो इसलिए कोई चीज अगर बार बार आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार ओवरलैप हो रहा है। 20 ऊपर वाली क्लास इंटरवल में भी आ रहा है, नीचे वाली क्लास इंटरवल में भी आ रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, ओवरलैपिंग। ठीक है, एक्सक्लूसिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि लास्ट वाली जो अपर क्लास लिमिट होती है वो नीचे काउंट होती है, ऊपर काउंट नहीं होती। ओवरलैपिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों जगह पे सेम डिजिट है, तो ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर अगर आपको कोई ये पूछे कहाँ यूज होता है, मैम कंटिन्यूअस में यूज होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में यूज होता है, डिस्क्रीट में तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो अपर क्लास लिमिट होती है उसे एक्सक्लूड किया जाता है और दूसरे की लोअर क्लास लिमिट में काउंट किया जाता है, जो अभी मैंने समझाया कि 20 ऊपर नहीं नीचे काउंट होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 20 कहाँ काउंट होगा, सेकंड वाले में काउंट होगा। ठीक है, ये हो गया एक्सक्लूसिव। अब चलते हैं दूसरे तरह के डाटा को। ये जो हमने लिखा 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। चलो इन्होंने तो कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं रखा, यहाँ पे सीधा बोल दिया 19 तक यहाँ पे डाटा काउंट होगा, 20 से डाटा यहाँ काउंट होगा। पर यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। अब मान लो एक बच्चा आया, उसने कहा मैम मेरे 19.5 मार्क्स आए, मैं कौन सी क्लास इंटरवल में काउंट होऊंगा। तो हम अब तो फिर कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि ये 19 के ऊपर जा नहीं रहा, ये 20 से कम लेगा नहीं, ये 20 से कम नहीं लेगा, ये 90 से ऊपर नहीं लेगा। आप क्या करें, ये 19.5 कहाँ काउंट करे। ठीक है, तो पहली बात, एक नाम तो क्लियर है कि मैम ये ओवरलैपिंग तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी ही लिमिट को इंक्लूड करता है, तभी इसे बोलते हैं कि इंक्लूसिव, कि 19 यहां ही काउंट होगा, 20 यहां ही काउंट होगा। ठीक है, तो इसका हल निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमेशा बच्चे हम क्या कहते थे, कि जैसे मान लो कि आपने मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर मोड कैलकुलेट करना है, तो मैं हमेशा कहती थी कि ये इंक्लूसिव है ना, जो पहले इसे कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव में। किस में कन्वर्ट करो, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, ताकि ये 19.5 वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अब मैम इन एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करने, एक सिंपल सी बात होती है कि इन दोनों की निकाल लो मिड वैल्यू, 19 प्लस 20 की। ठीक है, मिड वैल्यू वो ऊपर आ जाएगी, ये हम करते थे। ठीक है, हम मिड वैल्यू निकाल लेते थे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि लिमिट ही चेंज करके लिखो, तो लिमिट चेंज करने का तरीका क्या होता है बच्चे, पहले ये देखो 19 और 20 इसके बीच में गैप है ना, इसके बीच में गैप है ना, नहीं पता चल रहा कि 19.5 आएगा तो कहाँ आएगा, 19.7 आएगा तो कहाँ आएगा, ये गैप है ना बीच में। इस गैप को हम बोल सकते हैं डिफरेंस। ये क्या है, डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है बच्चे, 1 का, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी डिफरेंस होता है उसको 2 से डिवाइड कर देना। ये भी हो सकता था कि ये होता 10 से 18 और यहां होता 20 से 29, 28 सॉरी। ठीक है, तो बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो मैं 2 को 2 से डिवाइड कर दूंगी। समझ आ रहा है, क्योंकि यहां पे डिफरेंस 1 है तो यहाँ पे 1 2 से डिवाइड होगा, 1 2 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाता है, 0.5, 0.5 बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस 0.5 को लोअर लिमिट में से, लोअर लिमिट में क्या कर देना बच्चे, माइनस कर देना। ठीक है, और अपर लिमिट में ऐड कर देना। लोअर लिमिट में से माइनस कर देना है, जैसे ये पहली वाली को लिखूंगी तो 10 की जगह क्या आएगा, 9.5। ठीक है, ऊपर वाली लिमिट क्या बन जाएगी, 19.5। एक बन गई 9.5, एक बन गई 19.5, तो अभी से लिखे तो ऐसा आ जाएगा 9.5 से लेके 19.5। सेम अगली को लिखें तो ये हो जाएगा 20 में से माइनस हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 19.5। 29 में 0.5 प्लस हो जाएगा तो 29.5। अब देखो गैप नहीं ना रहा, ऊपर की अपर लिमिट 19.5 है, नीचे की 19.5 है, 19.5 कहाँ काउंट होगा, यहां काउंट होगा।
अब ये इंक्लूसिव से किस में कन्वर्ट हो गई, एक्सक्लूसिव में। सेम चीज यहाँ पे नीचे क्या कैलकुलेट जो हो जाएगी 29.5 और ये हो जाएगा 38.5, ठीक है, ये हो जाएगा सॉरी 39.5, ठीक है बच्चे। मतलब इतना सिंपल है, ये हम करते थे इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने पे, ठीक है। एक एग्जांपल यहां से भी दिखा देती हूँ, ये देखो ये अभी हमने सीखा क्लास लिमिट क्या होती है, जैसे ये है, इसमें 10 है लोअर क्लास लिमिट, 19 है अपर क्लास लिमिट। सेम यहाँ पे 20 है लोअर क्लास लिमिट, 29 है अपर क्लास लिमिट, 30 है लोअर क्लास लिमिट, 39 है अपर क्लास लिमिट। अब मान लो आपको क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन ने बोला 10 से 20 की क्लास इंटरवल में लोअर क्लास लिमिट बताओ, तो आप क्या किस ऑप्शन पे टिक करोगे, 10 पे, कि 10 है लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर इसकी बात करें, इस डेटा की बात करें पहले वाली क्लास इंटरवल की, तो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है, ये अपने अपने में काउंट होते हैं तो म्यूचुअली इंक्लूसिव है, ठीक है। तो देख के पता चल रहा है, अगर यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20 ओवरलैप हो रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास बाउंड्री की। क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनना। क्लास लिमिट मान लो मैंने आपको एज ए एग्जांपल बोला 10 से 19, 19 से 20, 19 से 20। क्लास बाउंड्री का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हम ना ये 3 घर बना रहे हैं, मैं बोल रही हूँ हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। हाउस नंबर 1 टेंथ वाले पोल से स्टार्ट होता है और 19th वाले पोल तक है, मतलब 2 हमने पोल बनाए हुए हैं, ऐसे करके खंबे बनाए हुए हैं, ये 10th खंबे से लेके 19th वाले पोल तक जाता है, ठीक है। 19th वाले पोल तक ये घर है। दूसरा जो घर है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 19th पोल से ही स्टार्ट हो रहा है और 20th पोल पे जाके खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब दीवार के साथ दीवार बनी, वॉल के साथ वॉल बनी है, तो बीच में गैप नहीं है। अगर बीच में गैप नहीं है तो क्लास बाउंड्री वही है जो आपकी लिमिट है, क्योंकि गैप ही नहीं है बीच में। ये घर स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, साथ ही में दूसरा घर स्टार्ट हो गया यहाँ पे खत्म हुआ। तो अगर बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री इज इक्वल टू लिमिट, क्योंकि डाटा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। डाटा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक जैसा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट कर रहा है, जहां से दूसरा खत्म कर रहा है वहीं से अगला स्टार्ट कर रहा है, तो बीच में कोई बाउंड्री के बीच में गैप नहीं है। पर जो म्यूचुअली इंक्लूसिव डाटा होता है उसमें बाउंड्री के बीच में गैप होता है, जैसे ये 10 से 19 फिर आगे 20 से 29 चला गया। अब मान लो कोई घर बन रहा है, वो घर 10th पोल से स्टार्ट हुआ, 19th पोल तक बना दिया, तो क्या बीच में इतना गैप खाली रहेगा और फिर 20th पोल से अगला घर स्टार्ट होगा, तो ये बाउंड्री तो नहीं हुई, ये तो फ्री स्पेस आ गई बीच में। तभी मैंने अभी जो आपको वो डिफरेंस वाला पॉइंट सिखाया ना, तो उसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो क्लास बाउंड्री बन जाती है। जैसे अभी ऊपर की एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने सीखा कि इसके बीच में गैप है 1 का, तो 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 0.5, इस 19 में ये 0.5 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और लोअर लिमिट में से माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 19.5, ये बन जाएगा 29.5। अब बीच में गैप नहीं है ना, अब बाउंड्री बिल्कुल साथ साथ आ गई, ठीक है। तो ये बाउंड्री जब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं ना इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, तो ये बन जाती है क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री यहाँ पे क्या होगी, जैसे इसी एग्जांपल में इंक्लूसिव का डाटा जब है, ठीक है, तो 10 से 19 था, तो ये क्लास बाउंड्री क्या आएगी 9.5, क्योंकि इसमें एक का गैप है तो 0.5 इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। पर अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही थी 10 से 20, 20 से 30, तो गैप तो है नहीं ना, जो क्लास लिमिट है वही बाउंड्री है, जो क्लास लिमिट है वही बाउंड्री है, ठीक है। यही समझा रही थी कि वहां पे क्लास लिमिट और बाउंड्री सेम होती है, पर म्यूचुअली इंक्लूसिव डाटा में हमें चेंज करना पड़ता है, हमें बाउंड्री चेंज करनी पड़ती, ठीक है। अब बच्चे जो मीन में सीखते थे, मीन में जब कंटिन्यूस सीरीज का डाटा आता था तो हम हमेशा क्या कहते थे कि फॉर्मूला में एक्स निकालना पड़ेगा आपको पहले सीआई से। जैसे मान लो 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40 दिया है, तो मैं क्या सिखाती थी कि आपको लोअर लिमिट में अपर लिमिट ऐड करनी है, 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे 10 में 20 ऐड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 50, 20 और 30 में क्या आ जाएगा 25, यहाँ क्या आ जाएगा 35, फिर उसको सीधा एफ से मल्टीप्लाई करते थे तो सिग्मा एफ एक्स ओवर एन करके हमारा आंसर आ जाता था,
ठीक है, एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से, उसी को मिड वैल्यू कहते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? मिड पॉइंट, मिड वैल्यू, या फिर क्लास मार्क। इसे स्पेशली याद कर लेना कि उसको क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है अल्टीमेटली कि हम उसे क्या करते हैं? ऐड करते हैं। चाहे हमें बाउंड्रीज दी है, चाहे हमें लिमिट्स दी है, हम उन दोनों का मिड पॉइंट का आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अभी बच्चे, एक होता है विड्थ। विड्थ जो हम वो मोड में फॉर्मूला करते थे ना, मोड में मीडियन में फॉर्मूला करते थे, और उसमें मैं लिखवाती थी कि आई, आई क्या होता है? आई इज विड्थ, कि डिफरेंस कितना है 10 से 20 के बीच में, डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। 5 से 15 के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। ठीक है, 5 से लेके 25 के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है। तो इस 20 को, इस 10 को, इसे क्लास इंटरवल कहा जाता है, उसका साइज, उसका विड्थ। ठीक है, या फिर अगर बोला जाए तो क्लास लेंथ भी कहते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? क्लास लेंथ भी बोलते हैं, कि क्लास लेंथ कितनी है। ठीक है, आगे बच्चे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, वेरी सिंपल। एक चीज का ध्यान रखना, सीएफ जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है लेस देन वाला, एक होता है मोर देन वाला। जैसे लेस देन वाला तो बहुत सिंपल है, जो हम हमेशा यूज भी करते थे, मीडियन जब कैलकुलेट करते थे तो क्या करते थे? सीएफ निकालते थे पहले, फिर देखते थे कि हमारा वो जो पॉइंट आया, रैंक आया, वो रैंक कहाँ लाई करता है। ठीक है, तो क्या करना होता है? लेस देन टाइप क्लास फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसमें एक सिंपल सा काम करना होता है। मान लो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए? 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए? तो यहाँ तो सिंपल सिंपल है मैम, 20 तक 5 बच्चों के मार्क्स आए। तो क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब सब साथ में, साथ में, साथ में, मतलब 20 तक 5 बच्चे। ठीक है, फिर अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि ये बता दो 30 तक कितने बच्चों के नंबर आए, तो 30 तक वो वाले बच्चे भी आ जाएंगे जिनके 20 से 30 के बीच में नंबर है। मान लो 22 आया, 28 आ गया मार्क्स, 29 आ गए मार्क्स, वो भी तो आ जाएंगे जिसका 10 मार्क्स आए, 15 मार्क्स आए, क्योंकि मैं 30 तक की बात करूं। मैं कह रही हूं अप टू 30 बताओ, अप टू 30, उसी को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इसका मतलब ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ये सारे अप टू 30 है ना, तो 5 + 2 क्या बन जाएगा? 7। अब ऐसे ही चलते जाएंगे। मान लो मैंने बोल दिया बता दो अप टू 40 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब अब ये जो 7 आया, मतलब 7 आया, उसमें ये 8 प्लस करना पड़ेगा। तो उससे पता चल जाता है कि अच्छा, टोटल 10 से लेके 40 तक 15 बच्चे। सेम आगे चलता रहेगा। आगे हम इस 15 में 3 ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव चलता है, प्रोग्रेसिव एडिशन है एक तरह का। कैसे प्रोग्रेसिव एडिशन है? यहाँ पे 5 ही है, 5 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी, क्या आंसर आया? 7। 7 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी, क्या आंसर आया? 15। 15 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी, तो ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाती। जब हम ये देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसे बोलते हैं लेस देन टाइप। कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ? अप टू 50। अप टू 50 मतलब 50 से कम, 50 से ऊपर नहीं, 50 से 50 तक, अप टू 50। 50 से कम कितने बच्चों के नंबर आए? क्योंकि 50 से ऊपर की तो हमने बात ही नहीं की, 50 से 60 तक की बात ही नहीं की, इसीलिए इसका नाम क्या है? लेस देन टाइप। अब अगर मैं मोर देन चलूं तो मैं क्या बोलूंगी? फिर मैं ये नहीं बोलूंगी 50 तक, मैं बोलूंगी 40 से ज्यादा। 40 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर है? तो आप यहां पे बोलोगे मैम 3 बच्चे हैं जिनके 40 से ज्यादा नंबर है। सेम चीज यहां पे बोलूंगी 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? तो फिर आप बोलोगे मैम एक काम करो 3 में 8 को ऐड कर दो, तो ये बन गया 11। मतलब हम लास्ट से स्टार्ट होते हैं। सेम चीज यहाँ पे अब 11 आ गया, 11 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे 2, 13 बन गया। 13 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे 18 बन गया। ठीक है, तो ये क्या है? मोर देन टाइप क्लास फ्रीक्वेंसी। ये जो मोर देन टाइप है, ये आपके किसी यूजेज में नहीं आती, मतलब हमारे जो जितना भी हमारा स्टैट का सिलेबस है उसमें कहीं पे यूज में नहीं आती। कौन सी आती है? सिर्फ लेस देन टाइप। इसलिए आपको सिर्फ वही वाली पता है कि उसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे मोर देन टाइप सीखने वाली बात है कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया, वैसे कम ही आता है, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें मोर देन को क्या करना है? नीचे से टोटल करना स्टार्ट करना है। ठीक है, और लेस देन वाली में ऊपर से टोटल करना स्टार्ट करना। ठीक है, आगे बच्चे एक काम करते हैं, पहले यहां तक जो किया उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करा देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए क्या क्या पढ़ा। चलो,
ये क्वेश्चन करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली क्लास इंटरवल में हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड बोथ द क्लास लिमिट, मतलब लोअर को भी इग्नोर किया, अपर को भी इग्नोर किया। क्या हम ऐसा करते हैं? ना लोअर लेते हैं ना अपर लेते हैं, क्या ऐसा करते हैं हम? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं करते। ठीक है, एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट, मैम जो ऊपर वाली है उसकी अपर क्लास लिमिट हमने नहीं ली, बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट काउंट की है। यही करते हैं ना हम हमेशा, हम एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे ये 10 से 20, 20 से 30, 20 यहां से एक्सक्लूड कर दिया, यहां इंक्लूड कर दिया, कि 20 को नीचे काउंट करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? डी आंसर आएगा। ठीक है, आगे म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजली मेंट फॉर, म्यूचुअली इंक्लूसिव ऑब्वियसली बच्चे, म्यूचुअली इंक्लूसिव डाटा किस चीज के लिए ज्यादा यूज होता है? म्यूचुअली इंक्लूसिव वाला वो एक तरह का डिस्क्रीट टाइप डाटा होता है, मतलब उसमें हम कंटिन्यूसली हम बता रहे हैं कि इतना ही है, मतलब पॉइंट्स में नहीं जाएगा वो डाटा। जैसे अगर 10 से 19 लिख दिया तो 19 तक ही है, आगे 20 से स्टार्ट हो रहा, मतलब 19.1 भी नहीं लेंगे, 19.2 भी नहीं लेंगे, मतलब तभी उसको डिस्क्रीट वाला बोला जाता है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं होता। आगे बच्चे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजली मेंट फॉर, पर एक्सक्लूसिव वाला ऑब्वियसली मैम वो तो कंटिन्यूस के लिए बना है, उसमें क्या हम कोई स्कोप नहीं छोड़ना चाहते, हम टाइट रख रहे हैं चीजों को कि 19.1, 19.2, 19.3 सब काउंट हो जाए, इसलिए हमने बिल्कुल उसको टाइट रखा है बाउंड्रीज को, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूस वाला वेरिएबल। ठीक है, आगे बच्चे ये और आगे टॉपिक्स कर लेते हैं। ठीक है, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। अब चलते हैं, पहले मैं सिखा रही हूँ रिलेटिव, फिर डेंसिटी सिखाती हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या फिर अगर क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये जो डाटा दिया गया इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी। ठीक है, तो इसमें आपको बच्चे चाहिए होती है कि आपकी क्लास लेंथ कितनी है, आपकी क्लास लेंथ कितनी है। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। अगर कोई आपको बोले रिलेटिव, जैसे रिलेटिव को एक मैं थोड़ी कॉमन एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपके टोटल मार्क्स आए 80। ठीक है, मान लो 4 टेस्ट हुए थे, ठीक है, 5 टेस्ट मान लेते हैं, 5 टेस्ट हुए थे 20 मार्क्स के, तो इसका मतलब टोटल 100 में से आप बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं? 80 मार्क्स आए हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे रिलेटिवली कितने मार्क्स आए हैं आपके मैथ में, तो मैथ का मतलब क्या हो गया? मैथ का मतलब हो गया कि अगर टोटल 100 है और मैथ में 20 है, तो इसका मतलब मैथ में 20% मार्क्स आए। टोटल 100 है, मैथ में 20 मार्क्स आए आपके, तो इसका मतलब 20% मार्क्स आए। सेम चीज अगर मान लो मैथ में आपके 35 आए हैं, ठीक है, मैथ में आपके सॉरी 35 तो नहीं हो सकते, मैक्सिमम वही है, 15 आए। ठीक है, तो 15% मार्क्स आए आपके। तो रिलेटिवनेस क्या होता है कि टोटल का कितना परसेंटेज है। अगर तो उसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी तो उसे परसेंटेज बोल देते हैं। अभी अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, जैसे मान लो ये पूरी फ्रीक्वेंसी, पहले की फ्रीक्वेंसी 5 है, 2 है, 8 है, 3 है, सबका टोटल बन गया 18। तो मैं बोल रही हूँ पहले का, इस 10 से 20 का, 10 से 20 का मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ। तो आप बोलोगे मैम इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, टोटल फ्रीक्वेंसी है 18, दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आप कहोगे मैम एक काम करो ना, रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा कितना परसेंट हो गया। मतलब अगर हम रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बन जाती है, मतलब टोटल का कितना परसेंटेज वो निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे देखो सेकंड में क्या किया, 2/18 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जब उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो परसेंटेज बन गई। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो टोटल फ्रीक्वेंसी से, टीएफ, एफ डिवाइड बाय टीएफ, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, एफ डिवाइड बाय टीएफ। और अगर आर एफ को, मतलब एफ डिवाइड बाय टीएफ को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डिवाइड बाय टीएफ को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज बन जाए। ठीक है, अब आते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे 10 से 20 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स हैं, और अगर लोगों के मार्क्स हैं 10 से 20 में तो कितना कितना हिस्सा कौन लेके बैठा हुआ, मतलब
जैसे होता है ना कि किसके पास कितनी जनगणना है, उसकी डेंसिटी कितनी है इस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे मैं बोल रही हूँ 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वो कितना एरिया कवर करते हैं। अगर टोटल एरिया 7 किलोमीटर का है तो उसमें हर किलोमीटर में कितने लोग हैं। तो इसका मतलब पहले आपको एरिया पता होना चाहिए, जिसमें आप फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी से उसको कंपेयर करोगे। जैसे एरिया कैसे पता चलेगा, एरिया होता है बच्चे, यहाँ पे एरिया क्या होगा, क्लास इंटरवल मान लो दी गई है 10 से 20, 10 से 20 के बीच में कितना एरिया है, कितना एरिया है, 10 का एरिया है। जिसे मैंने क्या सिखाया अभी आपको, क्लास लेंथ बोलते हैं, क्लास लेंथ बोलते हैं कि 10 और 20 के बीच में कितना एरिया। अब जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको उस क्लास लेंथ के साथ डिवाइड कर दोगे तो क्लास डेंसिटी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। कैसे आएगी, क्लास लेंथ कितनी है 10, ठीक है, उसको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 डिवाइड बाय 10 क्या आ गया 0.5। क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 0.5, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है क्लास लेंथ से, दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसे क्लास लेंथ से डिवाइड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट होगी, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइड बाय क्लास लेंथ। क्लास लेंथ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डन, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो आपको याद होने चाहिए और इजीली ये आपका सारा सिलेबस मतलब इसी में कवर हो जाता है, ठीक है। अभी बच्चे इस चैप्टर में जस्ट कुछ एक स्पेशल टाइप्स ऑफ डायग्राम आ गए हैं। अगर मैं बोलूं कि इस चैप्टर में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल जाएंगे, तो उन 5 से 6 क्वेश्चन में से कम एक क्वेश्चन इस पार्ट में से होता है, जो ये अभी ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको करवाने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो अभी इसे सबसे पहले बात करेंगे हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम भी बोल सकते हैं हिस्टोग्राम को, ठीक है। हिस्टोग्राम देखने में आपका पूरा बार डायग्राम जैसा लगता है, बट इट्स नॉट बार डायग्राम, ठीक है। बार डायग्राम में क्या होता है कि हम जब भी बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना तो वो ऐसे कुछ होता था, मतलब ये जो बार नंबर 1 है, बार नंबर 2 है, बार नंबर 3 है, इनमें थोड़ा सा गैप जरूर होता था, ठीक है। पर जो हिस्टोग्राम होते हैं ना वो हम बनाते हैं क्लास इंटरवल का डाटा यूज करके। मान लो आपको क्लास इंटरवल दी गई है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो वो बिल्कुल क्लोजली हेल्ड होते हैं, मतलब 10 से लेके 20 तक, फिर 20 से स्टार्ट होके 30 तक, फिर 30 से स्टार्ट होके 40 तक, मतलब बीच में गैप नहीं होता है। ये डिफरेंस होता है हिस्टोग्राम और उसमें बार डायग्राम में। और अगर बात करें होता क्या है, कुछ नहीं करना, आपको डाटा दिया गया है। जैसे ये मान लो कि ये इसका आपको डाटा दिया गया था 44, ठीक है, से लेके 54 तक, ठीक है, फिर 54 से 55 से लेके 64 तक, फिर 65 से लेके 74 तक डाटा दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं करना है बच्चे, करना क्या है, हमने उसको मतलब एक तरह से प्लॉट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे क्लास इंटरवल्स, एक्स एक्सिस पे क्या आते हैं, क्लास बाउंड्री एक्चुअली, मतलब अगर क्लास इंक्लूसिव फॉर्म में दी गई है तो उससे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मान लो ये 10 से 19 और 19 से 20 है, तो मैं इसमें लिखूंगी 9.5 से लेके 19.5, फिर 19.5 से लेके, ठीक है, 20.5, मतलब ऐसे करके, मतलब वो उसका एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दूंगी पहले, और फिर उन्हें हमने प्लॉट करना है। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ये 43.50 से लेके यहाँ पे मान लो 3 की फ्रीक्वेंसी थी तो यहां तक बार बनेगी, ठीक है। अब आगे 53.50 तक यहाँ पे 4 की फ्रीक्वेंसी थी तो यहाँ पे बार बनेगी, यहाँ पे 5 की फ्रीक्वेंसी थी तो यहाँ पे बार, यहाँ पे 7 की फ्रीक्वेंसी थी तो यहाँ पे बार। तो ऐसे बार ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी आती है वाई एक्सिस पे और आपकी क्लास बाउंड्रीज आती है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और एक चीज है कि कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड हम कौन सा डायग्राम यूज कर सकते हो, तो आप हिस्टोग्राम यूज कर सकते हो, क्योंकि मोड कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता था, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसकी लार्जर होगी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, वही एक्स आपका मोड होता है, वही एक्स आपका क्या होता है, मोड होता है। तो वही वाला एक्स या फिर वही वाली क्लास इंटरवल मेरी मॉडल क्लास इंटरवल बन जाती है, ठीक है। तो हाँ, इसमें जैसे ये सारी बार्स किस चीज को डिनोट करी है, एफ को डिनोट करी है, F1, F2, F3, F4, F5, F6, ये सब एफ को डिनोट करी है। तो जो सबसे बड़ी
सबसे लंबी बार होगी, सबसे लंबी बार का मतलब सबसे ज्यादा एफ, जैसे 9 सबसे ज्यादा एफ है ना, तो ये 9 वाली ही मेरी क्या है, एक तरह की मॉडल क्लास इंटरवल। मॉडल क्लास इंटरवल क्या है, 63.50 से लेके आगे तक। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कि मॉडल क्लास इंटरवल कौन सी होगी। चलो इसके बारे में अब और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। इट इज अ कन्वीनियंट वे टू प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने का सबसे अच्छा वे है कि एक डायग्राम बना दो, समझ आ जाएगा कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो उससे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी के बीच में कंपेयर करने में भी इजी रहता है। जैसे अगर हम कहेंगे तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे 63.50 के ऊपर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, 43.50 के पास सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी है, तो कंपेयर करना इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम है ना सामने, तो डायग्राम देख के समझ में आ जाता है कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। ठीक है, तो कंपैरिजन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस पॉसिबल, और कैलकुलेशन ऑफ मोड में तो ये यूज होता ही है। इसे स्टार मार्क कर लेना। अगर थ्योरी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डायग्राम है जो मोड कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, तो हम कहेंगे हिस्टोग्राम। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ होता है, हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज यूज करते हैं। क्लास बाउंड्री आती है एक्स एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है, वाई एक्सिस पे, बस फिर वहां पे उसे लिखना है। अब अगर डाटा ऐसा दिया गया हो बच्चे जिसकी क्लास लेंथ अनइवन है, क्लास लेंथ अनइवन है, इसका मतलब समझो क्या होता है। जैसे मान लो आपको एक क्लास इंटरवल दिया है 10 से 20, एक दी है 20 से 50, एक दी है 50 से 90। तो इसकी क्लास लेंथ कैलकुलेट करें तो 10 में से 20 माइनस किया, 10 है क्लास लेंथ। 20 में से 50 माइनस किया मैम, 30 है क्लास लेंथ। 50 में से 90 माइनस किया, 40 है क्लास लेंथ। अगर क्लास लेंथ अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो उसे कहते हैं क्लास लेंथ अनइवन है। तो उस केस में हम कभी भी फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे नहीं यूज करते, क्योंकि वो सही नहीं होता है, क्योंकि कैलकुलेशन क्लास लेंथ के बीच में गैप एक जैसा नहीं है। अगर गैप सबके बीच में 555 का हो तो वो डायग्राम अच्छे से ड्रॉ होता है, डायग्राम ट्रू फेस रिवील करता है। पर अगर ऐसा केस हो तो हम क्लास इंटरवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी की बजाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास लेंथ। मतलब पहले के केस में फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे उसकी क्लास लेंथ से, दूसरे में उसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे उसकी क्लास लेंथ से, फिर अगले केस में उसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे उसकी क्लास लेंथ से। जैसे मान लो आपको फ्रीक्वेंसी 1 2 3 दी है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकाल लूंगी, 1 डिवाइड बाय 10, 2 डिवाइड बाय 30, ठीक है, 3 डिवाइड बाय 40। फिर ये जो पॉइंट्स आएंगे इन्हें मैं वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूं। ठीक है, जब भी क्लास लेंथ क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होती है, अनइवन होती है, तो हम हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज करते हैं। क्लियर है, ये हो गया बच्चे हिस्टोग्राम। आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीजन पे। पॉलीजन क्या होता है, पॉलीजन इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जैसे हमने पॉइंट्स बनाए, ठीक है, अगर इन पॉइंट्स को मैं ऐसे इन अ लाइन जोड़ के, ठीक है, एक एक तरह से क्लोज्ड डायग्राम बन जाए, मतलब जिसका कोई ओपन एंड ना हो, पूरा ऐसे बंद डायग्राम बन जाए, तो उसे पॉलीजन कहते हैं। जैसे पॉलीजन की एग्जांपल्स दूं तो ट्राइंगल इज अ पॉलीजन, क्योंकि उसके सारे एंड्स बंद होते हैं, कोई भी एंड्स खुला नहीं होता, मतलब लाइन जैसा नहीं होता, वो बंद होता है। जैसे स्क्वायर इज अ पॉलीजन, रेक्टेंगल इज अ पॉलीजन, ठीक है, ऐसे और आगे जितने भी होते हैं वो सारे पॉलीजन्स ही होते हैं। ठीक है, तो पॉलीजन्स क्या होता है, पहली बात तो ये समझने वाली होती है कि पॉलीजन्स कभी भी क्लास इंटरवल जब दी होती है ना, कंटिन्यूस वाला डाटा दिया होता है, तो इतना काम में नहीं आता। ये हमेशा काम में आता है डिस्क्रीट वाले डाटा में, अनग्रुप्ड वाले डाटा में, डिस्क्रीट वाले डाटा में, मतलब जिसमें कंटिन्यूअस वाला डाटा ना हो। कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं यूज होता, पर ज्यादा काम नहीं आता है, ज्यादा काम डिस्क्रीट के डाटा में ही आता है। ठीक है, ग्रुप्ड भी हो सकता है, बट फिर उसमें ना हम क्लास लेंथ इवन होनी चाहिए, जो अभी पीछे सीखा कि जैसे यहाँ पे क्लास लेंथ अलग अलग थी ना, वो कहीं पे 10 आ रही थी, कहीं पे 30 आ रही थी, कहीं पे 40 आ रही थी, वैसा नहीं होना चाहिए। सब में क्लास लेंथ अगर 555 होगी, 444 होगी, फिर हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज निकाल लेंगे, मिड वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे, तो वो मतलब कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देंगे उसे। ठीक है, एक्स निकाल लेंगे, सीआई से एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर उन सारे पॉइंट्स को बस ज्वाइंट करना है। जैसे मान लो ये आपको पॉइंट दिए गए, ये आपको वैल्यूज दी गई है, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है,
तो मैंने क्या करना है, ये जो वैल्यूज है जी ये जाएंगे एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी कहाँ जाएगी वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी 3 से लेके 9 तक है, तो हमने 0 2 4 6 8 और 10 वाला पॉइंट बना लिया। इधर जो क्लास इंटरवल है 46 से लेके मिड पॉइंट 71 तक है, तो हमने 46 से स्टार्ट करके यहां तक बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 46 के केस में 3 है फ्रीक्वेंसी, 46 के केस में 3 है, तो यहाँ कहीं पॉइंट आ गया, ऐसे ही अगला पॉइंट। फिर हमने बस पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर देना। अब जब पॉइंट्स ज्वाइंट हो गए तो मैम ये पॉलीजन कैसे बनेगा? पॉलीजन बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, जो एंड्स होते हैं ना उसको एक्स एक्सिस के साथ मिला देना। ये भी एंड था ना स्टार्टिंग वाला, इसको भी हमने एक्स एक्सिस के साथ मिला दिया, तो ये टोटल ये पूरा रीजन बन गया पॉलीजन। ये क्या बन गया? पॉलीजन बन गया, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने पॉलीजन बोला ना कि उसका कोई ओपन एंड नहीं होता, तो इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? पॉलीजन्स कहते हैं। तो पॉलीजन्स के बारे में बातें क्या याद रखनी है? पहली बात ये डिस्क्रीट डाटा में यूज होता है, ठीक है। इसमें ग्रुप्ड डाटा यूज होता है। अगर ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा यूज होता है, अगर ग्रुप डाटा यूज करना है तो क्लास लेंथ इवन वाली होनी चाहिए, ठीक है। और क्या करते हैं हम उस क्लास इंटरवल की पहले एक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे होता है, मतलब हमने क्या करना है, हमें कोई डायग्राम थोड़ी ड्रॉ करने को आएगा, हमें उसके बारे में जो बातें होती है उसके ऊपर हमें एमसीक्यूज आएंगे, तो हमें उन बातों पे ध्यान देना कि बातें क्या है, ठीक है। तो आगे बच्चे ऑगिव्स करते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं बच्चे ऑगिव्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी इसे बोला जाता है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें हमने वो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीखी थी ना, कि एक सीखी थी लेस देन टाइप वाली, ठीक है, एक सीखी थी मोर देन टाइप वाली। लेस देन टाइप का मतलब वो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। मोर देन टाइप मतलब वो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है, जिसमें हम कम वाला देखते थे, नीचे से ऊपर काउंट करते थे, इंक्रीजिंग में ऊपर से नीचे काउंट कर रहे थे, ठीक है। तो उस केस में हमेशा ओगिव्स के डायग्राम ड्रॉ होते हैं। जो ओगिव्स के डायग्राम होते हैं बच्चे, वो हमेशा क्लास बाउंड्री यूज की जाती है उसमें, ठीक है, पॉइंट्स को ड्रॉ करने में। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये वाला जो डॉटेड वाला, ये वाला जो लाइन है, ये है बच्चे लेस देन टाइप वाली, लेस देन टाइप। क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट हुए, कम से स्टार्ट हुए, मतलब यहाँ तक 9 तक, फिर गए 20 पे, फिर गए 25 पे, तो ये लेस देन टाइप वाली है। जो ये सीधी वाली लाइन ड्रॉ की गई है बच्चे, ये मोर देन टाइप वाली है। ये जो ऐसे करके आ रही है, दिस इज मोर देन टाइप वाली, मोर देन टाइप वाला। तो इसका मतलब ओगिव भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लेस देन वाला ओगिव, ठीक है, और एक होता है मोर देन वाला ओगिव। दो तरह के होते हैं ओगिव, ठीक है। और क्या यूज करके ओगिव ड्रॉ किए जाते हैं? क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, सीएफ को यूज किया जाता है, नोट एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। और बच्चे जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूज करके कर्व्स बनाए जाते हैं ना, तो उसको यूज करके आप क्वार्टाइल्स निकाल सकते हो। क्वार्टाइल्स याद है? Q1 Q2 Q3 निकालते थे, ठीक है। क्वार्टाइल्स होते थे दो, जो Q2 होता है उसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं उसे, कि दैट इज मीडियन। Q2 क्या होता है? इक्वल टू मीडियन होता है। तो जो Q2 होता है वो इन दोनों, ये जो मोर देन टाइप वाली लाइन है और लेस देन टाइप वाली लाइन है, ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है, जहां पे भी एक दूसरे को काटती है, उसे हम मीडियन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मीडियन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले मैं वो बताती हूँ। पहला क्वेश्चन ये आएगा, क्या डाटा यूज होता है ओगिव ड्रॉ करने के लिए? तो आप बोलोगे मैम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होती है। अच्छा, जहां पे भी ओगिव हम बनाते हैं तो ओगिव कितने तरह के हो सकते हैं? तो हम बोलेंगे दो तरह के, एक लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करके बना लिया, एक मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करके बना लिया, ठीक है। फिर कोई पूछे मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे, किससे कैलकुलेट करोगे? तो हम कहेंगे हम ओगिव वाला डायग्राम यूज करेंगे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। अब क्वेश्चन आ गया क्वार्टाइल डेविएशंस या क्वार्टाइल किसके थ्रू कैलकुलेट करोगे? तो आप बोलोगे मैम ओगिव यूज करके कैलकुलेट करेंगे। मोड के लिए क्या यूज कर रहे थे? मोड के लिए हिस्टोग्राम यूज कर रहे थे। मीडियन के लिए ओगिव यूज हो रहा है, क्वार्टाइल के लिए ओगिव यूज हो रहा है, मतलब ये बातें याद करने वाली। फिर उसके बाद में मीडियन क्या होता है ओगिव के केस में? तो हम कहेंगे जहां पे भी मोर देन टाइप वाली और लेस देन टाइप वाली चीज लाइनें आपस में आके मिलती है, इंटरसेक्शन पॉइंट है जो, उसे मीडियन बोला जाता है, उसे Q2 बोला जाता है, ठीक है। तो इसके थ्योरी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। क्रिएट अ टेबल विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या यूज होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होता है, ठीक है। और कर्व बाय प्लॉटिंग ज्वाइंटिंग पॉइंट बाय ऑल, ठीक है। तो कर्व को क्या बोला जाता है? वो जो लाइन ड्रॉ होती है उसे बोला जाता है ओगिव। मतलब दिस
कैन बी मेड बाय यूजिंग बोथ टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन कौन सी? लेस देन वाली भी और मोर देन वाली भी। तो इसका मतलब दो तरह के ओगिव होते हैं, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव। इट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल्स, मतलब क्वार्टाइल्स निकालना है, Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, Q3 निकालना है, ओगिव्स का यूज करो। अगर हम ओगिव्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन पे, तो जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसका मीडियन बोला जाता है। ठीक है, तो वही उसमें डायग्राम में भी शो हुआ है। तो इजी है, बस आपने ये कुछ मेन वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, आपने बस उन्हीं को याद रखना है। आगे आगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी कर्व, इट्स अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ एरिया डायग्राम। ये क्या है? एक तरह का जैसे कह लो कि मैशअप, जैसे कि हम ये नहीं सोचना चाहते कि कोई चीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ को जा रही है। हम चाहते हैं एक फ्री हैंड कर्व बना दे, स्मूथ सा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो मतलब मुझे पता है कि आप थोड़ा ग्रोथ कर रहे हो, तो मैंने ऐसे अंदाजे से ऐसे डायग्राम बना दिया कि आप थोड़े ग्रोथ कर रहे थे, फिर आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, डाउन आ गए, एवं ही अंदाजे से डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो कितने तरह का होता है फ्रीक्वेंसी कर्व? एक होता है बेल शेप, एक होता है यू शेप, एक होता है जे, और एक होता है मिक्स्ड कर्व। ठीक है, जो बेल शेप होता है उसके बारे में आपने याद रखना है कि जैसे किसी का रॉ डाटा दिया होता है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, मार्क्स कितना है, प्रॉफिट कितना कितना, ज्यादातर उन केस में बेल शेप डायग्राम ड्रॉ होता है। ठीक है, तो इसके अलावा होता है यू शेप डायग्राम। यू शेप डायग्राम एक आपको ये बताता है कि कोई चीज पहले पीक पे थी, फिर उसमें थोड़ा सा डिप आ गया, डाउन चली गई, फिर उसमें दोबारा से पीक आ गया। जैसे वो रिसेशन और डिप्रेशन की बात होती है ना, जो हम वहां पे देखते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे कि रिसेशन आ गया, बूम आ गया, डिप आ गया। तो वो एक तरह का ये यू शेप्ड वाला डायग्राम होता है। फिर आता है बच्चे जे शेप डायग्राम। जे शेप डायग्राम, जैसे आपने दिल्ली की ट्रैफिक देखी होगी, ठीक है, तो वो एक टाइम होता है जैसे बिल्कुल मॉर्निंग वाला टाइम, 4 बजे का टाइम है, थोड़ी कम होगी, फिर थोड़ा देखेंगे थोड़ी और कम होती जाएगी। जैसे दिन चढ़ना स्टार्ट हो गया ना, 8 बज गए, 8 बजे से लेके 9 बजे तक तो इतनी ट्रैफिक बढ़ जाती है ना। तो इट्स अ काइंड ऑफ की स्टार्ट वो धीरे से होती है, पर फिर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो जे शेप बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल भी लिखा है कि स्टार्टिंग में वो थोड़ा तेज होगी, फिर एंड तक जाती है, जैसे ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर अब जिसमें हमें कोई अंदाजा ही नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे बनाए, वो किस तरफ जा रहा है, क्या ट्रेंड है, तो कुछ भी बना दिया। तो इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स्ड कर्व, मतलब कॉम्बिनेशन सब कर्व का। कहीं पे जे जा रहा है, कहीं पे बेल जा रहा है, कहीं पे यू जा रहा है, तो सबका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बस बच्चे यही वाले थे जो भी थे। ठीक है, डायग्राम्स तो बहुत ही सिंपल से हैं। जितनी भी चीजें मैंने आपको बोली है इंपॉर्टेंट है, बस उसी के ऊपर फोकस रखना। ठीक है, अब जल्दी से बच्चे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, द एलसीबी, एलसीबी मतलब लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है? लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है बच्चे को? क्या होगी आपके हिसाब से लोअर क्लास बाउंड्री? अपर लिमिट तो नहीं होगी, ठीक है, लोअर लिमिट होगी। मतलब 10 से 20 में ये जो लोअर लिमिट होती है, इसको बोलते हैं हम लोअर क्लास बाउंड्री। तो क्या आएगा? बी। ऐसे ही अपर क्लास बाउंड्री क्या होती है? अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट किस चीज की अपर लिमिट होती है? यूसीएल की। ठीक है, अपर क्लास लिमिट की अपर लिमिट। ठीक है, तो वो क्या होता है? अपर क्लास बाउंड्री। लेंथ ऑफ अ क्लास क्या होता है? जब हम अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करते हैं। अच्छा, किसको माइनस करते हैं? बाउंड्री को माइनस करते हैं या लिमिट्स को माइनस करते हैं? बाउंड्रीज को माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना। लेंथ कैलकुलेट करते वक्त हम बाउंड्रीज को माइनस करते हैं, मतलब पहले इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे माइनस करेंगे। ऐसे नहीं माइनस करना है। जैसे मान लो आपको दिया 10 से 90, फिर दिया 20 से 39, तो हमने ये नहीं है कि हमने 19 में से 10 को माइनस किया तो क्या आ गया? 9 आ गया ना, दिस इज रॉन्ग। हमने क्या करना है? पहले इसे कन्वर्ट करना है। जैसे ये कन्वर्ट करके बन जाएगा 9.5, ठीक है, इधर बन जाएगा 19.5, ये बन जाएगा 19.5, ये बन जाएगा 39.5। ठीक है, अब इसे माइनस करो। अब माइनस करके देखो आंसर क्या आ रहा है? 10। 10 इज द राइट आंसर। मतलब जब हम बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर देते हैं फिर माइनस करते हैं, तो डिफरेंस ऑफ अ बाउंड्रीज। ठीक है, आगे बच्चे 52, फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द मोर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप टू। मतलब सबका अगर टोटल लगा देंगे किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री का, तो वो क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी का 50% होता है, या वो क्या होती है? उसकी क्या होती है? वहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी। हम टोटल फ्रीक्वेंसी का ही की तरफ ही जा रहे होते हैं, कि जैसे 0 से लेके 100 तक, 100 से लेके 0 तक, चाहे 100 से 0 जा रहे हैं, 0 से 100 जा रहे हैं, हमेशा उसमें क्या कंसीडर होती है? टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्ड टू अ क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, कैसे कैलकुलेट होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? एफ डिवाइड बाय क्लास लेंथ। ठीक है, तो देखो कौन सी हो रही है? क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ। क्या आंसर आएगा? डी।
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां तक लाई करती है ये आपको मैंने पहले बताया नहीं था, मैं बता देती हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे ही है, 0 से लेके 1 तक लाई करती है, ठीक है, 0 से लेके 1 तक लाई करती है। जैसे अगर मैं बोलूँ 0% भी हो सकता है कोई चीज, 100% भी हो सकता है। मतलब परसेंटेज कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 100 तक। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां तक हो सकती है, 0 से लेके 1 तक हो सकती है। आगे बच्चे, मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से कैलकुलेट होता था मोड, हिस्टोग्राम से। जितना जिसका लंबा बार होगा वही वाला हमारा मोड का आंसर होगा, ठीक है। मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है, अभी बताया था। मीडियन क्या किस में कैलकुलेट होता है बताओ, मीडियन किस में कैलकुलेट होगा बच्चे। अब मोर देन टाइप भी दे देते तो मैं मोर देन को भी सिलेक्ट कर लेती, ठीक है। एक उसने बोला पॉलीजन, एक उसने बोला हिस्टोग्राम, और गिव बोला, हाँ ठीक है, वो गिव से कैलकुलेट हो जाएगा मैम मीडियन। A comparison among the class frequencies possible only in, हमने फ्रीक्वेंसीज को आपस में कंपेयर करना कौन से में सीखा था बच्चे, हिस्टोग्राम में। कि हिस्टोग्राम में ऐसे बार्स को ना हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी कितनी लेंथ है बार की, ठीक है। तो उस हिसाब से पता लग जाता है कि उसकी ज्यादा है और उसकी कम है, तो हिस्टोग्राम यूज होता है। फ्रीक्वेंसी कम इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, किस तरह का है, मतलब मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी कर्व सबका मैशअप है, तो ए भी हो सकता है, बी भी, पॉलीजन भी, हिस्टोग्राम भी, मतलब सबका एक मैशअप सा होता है जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, ठीक है। चलो अभी बच्चे यहां तक हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 बहुत सिंपल है। कोई भी क्वेश्चन आपको आपके इंस्टीट्यूट की बुक से मिलता है या कहीं से भी मिलता है जो आपको समझ नहीं आएगा कभी भी कि ये इसका आंसर ऐसा क्यों है मैम, या ये हमने किया नहीं, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप वहां पे मैसेज करके भेज सकते हो, आई विल रिप्लाई देयर, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और दिसंबर में, ठीक है, लास्ट मौका है ओल्ड स्कीम के अंदर, फिर न्यू स्कीम के अंदर आपको पता है थोड़ा सिलेबस चेंज है, तो कोशिश करो इसी अटेम्प्ट में पास हो जाओ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, क्लास 1 करो।